नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार के खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में अधिकारी नेताओं का फोन क्यों नहीं उठाते हैं? आखिर जनप्रतिनिधि अधिकारियों से क्यों परेशान हैं? और बात करेंगे बंगाल में बीजेपी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के अलग अंदाज की। तो होली पर कैसे है कोरोना का काला साया, और प्रधान बनने के लिए कहां किसने क्या कबूला है? कबूल है, दिखाएंगे सब कुछ दिन भर दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में अधिकारी सांसदों का, विधायकों का फोन ही नहीं उठाते हैं। इसे लेकर शासन को निर्देश जारी करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में अधिकारी किस कदर लापरवाह है और किस कदर वो मनमानी करते हैं, उसकी बानगी है ये पत्र जो शासन ने अधिकारियों को लिखा है। प्रमुख संसदीय सचिव जेपी सिंह ने पत्र में कहा कि पहले भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन उठाएंगे और अगर किसी बैठक में है तो बैठक के बाद प्राथमिकता देते हुए जनप्रतिनिधि को कॉल करेंगे। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन जेपी सिंह ने उत्तर प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, समस्त मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। माननीय करते रहते हैं फोन, अधिकारी नहीं उठाते फोन, सांसदों विधायकों की कॉल इग्नोर, नंबर सेव ना होने का बनाते हैं बहाना, जनप्रतिनिधियों के नंबर सेव करने का आदेश, फोन रिसीव करने का दिया निर्देश। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लोग इस पे उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं भी अगर शिथिलता पाई जाती है, पब्लिक की जो ग्रीवांस है, जो लोकहित के विषय हैं, उस पर अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की शिथिलता पाई जाती है तो योगी सरकार में किसी को कोई भी छूट नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित होती। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के फोन नहीं उठाए जाते और गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, जब वहां के अधिकारी मुख्यमंत्री जी का फोन नहीं उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन आदमी उनको सीरियसली लेगा? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की प्रशासन के लिए और जनता के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। 4 साल लग गए इस मध्यबुद्धि नेतृत्व को ये समझने में कि हमारे अधिकारी फोन नहीं उठाते। जब उन्होंने मुख्यमंत्री दफ्तर का भी उठाना बंद कर दिया तब ये नींद से जागे, और ये स्थिति इसलिए बनी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अधिकारियों का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक हित साधने में रही है। अफसर तानाशाह हो गए हैं। ये जब इनके एमपी और जो एमएलए का टेलीफोन नहीं उठाते तो आम जनता का फोन क्या उठाते हैं? इनके अफसर ना अपने आप से जो है बैठे मिलते हैं और जो ये फोन उठाने का काम करते हैं। अब शासन की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनप्रतिनिधियों को वरीयता दें, उनके फोन उठाएं, उनकी शिकायतों पर प्राथमिकता से ध्यान दें। लखनऊ से भारत समाचार के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। तो अब बात इसकी होगी, बंगाल में चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला है तो इसकी भी बात होगी। इस पैकेज में दिखाएंगे आपको प्रधानमंत्री मोदी का अलग अंदाज क्या है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बंगाल चुनाव के रण में वोटर्स को लुभाकर अपने पक्ष में लाने की कोशिशें जारी है। कांची में मंच पर पैर छूने के लिए बढ़े कार्यकर्ता को पीएम मोदी ने रोक दिया और खुद मोदी ने कार्यकर्ता के पैर छुए। मोदी जनसभा को संबोधित करने मंच पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद नेताओं और जनता का अभिवादन किया, फिर कुर्सी पर बैठ गए। इसी बीच गमछा डाले एक कार्यकर्ता उनकी तरफ हाथ जोड़े आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ पीएम मोदी किसी को खड़े होकर नमस्कार करते हैं। जैसे ही वो फिर बैठते हैं, ये कार्यकर्ता उनके पैर छूने को बढ़ता है। मोदी उठकर खड़े होते हैं और उन्हें हाथों से उठाने की कोशिश करते हैं और फिर पैर छू लेते हैं। मोदी ने कहा कि बंगाल का किसान भूल नहीं सकता कि कैसे दीदी ने निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। ये पैसे टीएमसी सरकार को किसानों तक नहीं पहुंचने देना था।
ये पैसे दिल्ली से भारत सरकार किसानों के खाते में जमा करना चाहती थी, लेकिन दीदी किसानों से दुश्मनी लेकर बैठ गई। किसानों के खाते में भारत सरकार के पैसे नहीं जाने दिए। यहाँ के युवाओं के सामने आने वाले 25 साल के पश्चिम बंगाल के निर्माण का दायित्व है और इसलिए আসল परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। यहां केंद्र सरकार ने जो राहत भेजी थी वो भाईपो विंडो में फंस गई। दीदी, ओ दीदी, दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा, अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। रैली में मोदी ने कहा, दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पंचायत प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेज है और ये धड़कनें तेज क्यों हो रही है, ये आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे विस्तार से। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। गांव गली में प्रत्याशी घूम रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें भी तेज हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव का मसला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 26 मार्च को इस पर सुनवाई होगी कि पंचायत चुनाव में आरक्षण 2015 वाला लागू होगा या 1995 वाला। यूपी पंचायत चुनाव में हालिया आरक्षण आने के बाद पिछली बार से दोगुनी आपत्तियां आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर दाखिल 186 पन्ने की याचिका पर 26 मार्च को सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो आदेश दिए हैं उसे बदला जाए। याचिकाकर्ता सीतापुर के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि 1995 को ही आधार वर्ष मानकर इस चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण किया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने फरवरी में ही ऐसा करने का शासन आदेश जारी किया था। आरक्षण हो भी गया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और 2015 को आधार वर्ष मानकर सरकार को नए सिरे से आरक्षण के आदेश दे दिए। पंचायत प्रत्याशियों की धड़कनें तेज। आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में। 26 मार्च को होगी सुनवाई। आरक्षण 1995 या 2015 वाला कोर्ट तय करेगा। प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आए उससे राज्य सरकार के सामने किसी भी तरह का संकट खड़ा नहीं होगा। आधार वर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले से चुनाव में और विलंब होने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास दोनों ही लिस्ट मौजूद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले आरक्षण की जो लिस्ट बनाई गई उससे 1995 को आधार वर्ष मानकर तैयार किया गया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो लिस्ट तैयार की गई उसे 2015 को आधार वर्ष मानकर तैयार किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार के पास दोनों ही लिस्ट मौजूद है। अब उसे अलग से लिस्ट तैयार करने के लिए और समय नहीं चाहिए, जैसा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिया गया था। जाहिर है कि आधार वर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो फैसला हो, चुनाव में विलंब नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देवरिया में प्रधान बनने के लिए एक युवा ने शादी कर ली है। क्यों शादी करी, इसके पीछे क्या वजह है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन साहब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वजह से भी जोड़ियां बन रही हैं।
सुनने में आपको यह अजीब लग रहा होगा, चौंकाने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। देवरिया में नारायणपुर गांव के रहने वाले सिराज की शादी जल्दी जल्दी में कराई गई है, क्योंकि इस गांव में प्रधानी की सीट पहले सामान्य थी, पर नए आरक्षण में सीट ओबीसी हो गई। सरफराज का परिवार शेख यानी सामान्य बिरादरी से आता है, इसलिए उन्होंने मुस्लिमों में पिछड़ी बिरादरी से आने वाली लड़की से शादी कर ली और अब सरफराज अपनी नई नवेली बहू को प्रधान प्रत्याशी बनाएंगे। अपने विकल्प के रूप में हमारा एक ही बेटा था सिराज अहमद, जिसकी शादी मैंने ओबीसी मुस्लिम समाज में जो ओबीसी बिरादरी है, अंसारी बिरादरी, उनकी बेटी से मैं 2 दिन पहले कोहिनूर मैरिज हॉल फाजिल नगर में मंगनी कर दिया और कल रात को मैं धूमधाम से अपने बेटे का निकाह उस लड़की से करके शादी संपन्न करा दिया, जिससे मैं उस लड़की को अपने उम्मीदवार बनाकर ग्राम सभा का चुनाव लड़ा सकूं, जो पिछड़ी बिरादरी की है। जात पात धर्म, इससे मुझे लगता है कि कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और अगर यही सिर्फ मैं नहीं पूरे देश के युवा अगर सोच बदल लें तो अब हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करता रहेगा। हम लोगों ने अपने गांव के सभी लोगों के साथ मिल करके जो है सिराज अहमद की शादी कराए हैं एक अंसारी बिरादरी की लड़की से, जिससे वो चुनाव लड़ सके। और सरफराज आज 10 साल पहले से भी हमारे गांव का जो है सेवा करते चले आ रहे हैं, आइंदे भी करते रहेंगे। सरफराज के बेटे सिराज का कहना है कि उन्हें जात पात से कोई लेना देना नहीं है, वो इलाके का विकास करना चाहते हैं, उनका मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है। जहां एक तरफ पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं, तो वहीं प्रत्याशी चुनाव मैदान में अजब गजब कारनामा कर रहे हैं। ताजा मामला है तरकुलवा ब्लॉक के नारायणपुर गांव का। इस गांव के रहने वाले सरफराज अहमद ने अपने लड़की की शादी गैर बिरादरी में इसलिए करा दी क्योंकि यह गांव पिछड़ी में चयन हुआ है और पिछड़ी में अपने बहू को चुनाव लड़ाकर इस गांव का प्रधान बनना चाहते हैं, क्योंकि इस गांव का विकास कर सके। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी आ गई है और होली के त्योहार पर कोरोना का काला साया है। जिन लोगों को लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है, अब नहीं होगा, वो गलत फहमी में है, और जिन्हें ये लग रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का असर नहीं है, वो भयंकर गलत फहमी में है, क्योंकि कोरोना वापस आया है और 2 गुने कहर के साथ वापस आया है। अगर कोरोना के नए केस की बात करें तो रफ्तार 2 गुनी हो चुकी है। अभी कोरोना का सबसे भयानक असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, और हैरत वाली बात यह है कि इस बार जितने केस आ रहे हैं उससे आधे ही ठीक हो पा रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,239 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के बीड़ और नांदेड़ में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान शहर में मैरिज हॉल, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। साथ ही कॉलेज और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा सभी प्राइवेट ऑफिस भी बंद रखने को और वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। मार्च में अब हर दिन ज्यादा मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। करीब 2.5 महीने के बाद 24 घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित सर्वाधिक 638 रोगी मिले हैं। इससे पहले 9 जनवरी को 646 रोगी मिले थे। पिछले 1 मार्च को जब कोरोना के 87 रोगी मिले थे तो ऐसा लगा था कि संक्रमण की चाल थमेगी, लेकिन फिर जो तेजी आई वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब एक दिन में 7 गुना तक ज्यादा रोगी मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में लखनऊ में सबसे ज्यादा 232 केस मिले हैं। कासगंज में दोबारा संक्रमण वापस लौट आया है, जबकि 15 जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है। होली का त्योहार सर पर है, ऐसे में कोरोना का काला साया रंग में भंग डालने की कोशिश में है। यूपी सरकार ने भी सोमवार को ही होली से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद फैसला लिया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पर्व और त्योहारों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोविड संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस तथा कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाए। इन आयोजनों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 वर्ष की उम्र से कम के बच्चे, 60 वर्ष से अधिक के वृद्धजन और 1 से अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों आदि को शामिल होने से बचाया जाए। कोरोना को लेकर यूपी अलर्ट। सार्वजनिक आयोजनों के लिए परमिशन जरूरी।
स्कूलों में 31 मार्च तक छुट्टी। बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखने के निर्देश। मास्क लगाना है जरूरी। कोरोना को डर कर नहीं बल्कि डटकर और लड़कर ही हराया जा सकता है। इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कानपुर में एक लेखिका ने राम कथा का उर्दू में अनुवाद किया है ताकि मुस्लिम समाज के लोग भी राम के महत्व और जीवन में राम के प्रभाव को आत्मसात कर सकें। इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट है, अब देखिए इसे। ऐसे दौर में जब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिशें होती हो, हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे का दुश्मन बताया जाता हो, ऐसे में कानपुर की एक अजीम लेखिका डॉक्टर माहे तलत सिद्दीकी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। उन्होंने राम की अकीदत की है। जी हाँ, उन्होंने राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार समग्र का उर्दू अनुवाद किया है ताकि मुस्लिम समाज के लोग भगवान राम को जान सकें, उन्हें समझ सकें। मुझे लगभग 4 से 5 वर्ष लग गए इस अनुवाद को करने में, क्योंकि मौलिक कार्य से ज़्यादा दिक्कत होती है आप जब किसी भी दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे होते हैं। तो और फिर ये एक धार्मिक ग्रंथ था तो इसके अनुवाद में और समय लगा, क्योंकि किसी भी एक शब्द के गलत अनुवाद कर देने से पूरा अर्थ बदल जाता है। तो समाज के सामने जब एक कोई किसी शक्ल में कोई ग्रंथ अनुवाद हो के सामने आता है तो मैंने उसमें पूरी सतर्कता बरती, इसलिए ज़्यादा समय लगा। मुस्लिम साहित्यकारों द्वारा लिखी गई नज्मों, गजलों और लेखों को मुस्लिम समाज तक पहुंचाने का बीड़ा महिला साहित्यकार एवं मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज में शिक्षिका डॉक्टर सिद्दीकी ने उठाया है। वो गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने के लिए सेतु का काम कर रही है। उन्होंने श्री राम पर खुद नज्म लिखी, वहीं मुस्लिम साहित्यकारों की रचनाओं पर पुस्तक राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार समग्र का उर्दू तर्जुमा भी किया है। इस किताब में उन साहित्यकारों और शायरों का परिचय व कृतियां हैं जिन्होंने श्री राम के कृतित्वों को कलम से उकेरा है। पुस्तक के मूल लेखक और संपादक पंडित बद्री नारायण तिवारी ने तर्जुमा के लिए उन्हें चुना। यादों के झरोके से समकालीन हिंदी एवं उर्दू कहानी लेखिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन गंतव्य की ओर अदबी संगम सरीखी 8 पुस्तकें लिख चुकी डॉक्टर सिद्दीकी ने तर्जुमे के लिए अपनी मां पूर्व अध्यक्ष उर्दू विभाग हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज डॉक्टर महलका एजाज की मदद ली। मुझे ये कार्य पंडित बद्री नारायण तिवारी जी ने जब सौंपा तो मुझे अंदर से एक हर्ष की अनुभूति हुई अपने अंदर की मैं गंगा जमुनी तहजीब साझा संस्कृति की कानपुर की पावन धरती से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ बिठूर, वहाँ का राम जानकी मंदिर, लव कुश वाटिका, उस ऐसी धरती से अगर मेरा चयन किया गया है इस अनुवाद के लिए, इस पावन कार्य के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये इस तरह के अनुवाद आगे भी किए जाएं। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझते हैं। उनको इमाम हिंद गजल लिखी है। दीन मोहम्मद दीन ने राम के नाम है मिस्री कविता से राम नाम का महत्व बताया है। नामी अंसारी ने राम नाम से दुनिया ए वफा रोशन है। अब्दुल शहीद खान रशीद ने श्री राम के चरणों में शौकत अली शौकत ने राम की फिर से जरूरत है लिखी है। और अब माहे तलत की इस कोशिश को हर कोई सराह रहा है। कानपुर से भारत समाचार के लिए अवनीश दीक्षित की रिपोर्ट। होली के रंगों और फुहारों का सुरूर लोगों पर छा रहा है। वाराणसी, मथुरा और झांसी में होली के रंग भी अभी से दिख रहे हैं। दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में। होली में मोदी जी पिया तारे जूस हो, पिया तारे जूस। होली में मोदी जी पिया तारे जूस,
योगी से ममता देखा भैली ना खुश बोला हई रे। होली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हर कोई होली के रंगों में सराबोर होता जा रहा है। लड्डू मार होली के बाद मथुरा में कान्हा के भक्तों ने रंग गुलाल अबीर की होली खेली। मंदिर के प्रांगण में रंगों और टेसू के फूलों से होली खेली जा रही है। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे